Hello and welcome to the next lecture of high voltage engineering. So we were discussing about the breakdown mechanism in gases, and breakdown mechanism in gases we have discussed in the earlier lecture that breakdown mechanism in gases depends upon the three processes that the breakdown occurs when there is uh, the ionization by collision, ionization, photoionization, and secondary ionization. So these are the three possibilities of ionization in that. So on the last turns we have discussed about the ionization by the collision and the photoionization. So today we are going to discuss about the secondary ionization processes. Okay, how the secondary ionization occurs. So let's have a look. Secondary ionization processes by which secondary electrons are produced. You must see this secondary ionization processes by which secondary electrons are produced. Secondary electrons जिसकी वजह से produce हो रहे हो, that is simply called as a secondary ionization processes, are the one which sustain a discharge after it is established due to ionization by collision and photoionization. उसके लिए ये दोनों जो आयनाइजेशन बाई कोलिजन और फोटो आयनाइजेशन जो होता है वो मस्ट होता है. ठीक है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद में सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस होता है. सो दे आर ब्रीफली डिस्कस बिलो. सो वन बाय वन वी शुड डिस्कस ऑल दीज थिंग. सो सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका आयनाइजेशन बाई कोलिजन एंड फोटो आयनाइजेशन की बाद में होता है. और तीसरा जो होता है वो मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, आयंस की वजह से, तो वो हम डिस्कस करेंगे. So first of all, if you recall the last lecture, then you must be aware about that कि जो आपका आयनाइजेशन बाई कोलिजन होता है उसमें क्या हुआ करता था कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हुआ करते थे. आयंस आपके जो है वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो आपका पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करा करते थे. ठीक है, तो वो कोलिजन की वजह से वो जब मॉलिक्यूल से लगा करते थे तो वो फिर आपको एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन्स ही देता. इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे तो उसमें ब्रेक डाउन के चांसेस हो जाया करते थे. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू पॉजिटिव आयन इम्पैक्ट ये हम पढ़ चुके हैं. सो पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म ड्यू टू आयनाइजेशन बाई कोलिजन. पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जो हुआ करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हर उसमें होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन जब वो आपका हुआ करता था वो किसी मॉलिक्यूल से जब टकराया करता था किसी एटम से, तो वो आपको एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन दिया करता था. ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म ड्यू टू आयनाइजेशन बाय कोलिजन और फोटो आयनाइजेशन. फोटो आयनाइजेशन में फोटोन एनर्जी मीन्स लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आपकी जो है वो कैथोड पे जाया करती थी तो उससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया करती थी, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव किया करते थे एनोड की तरफ. ठीक है, और बाई फोटोआयनाइजेशन एंड बीइंग पॉजिटिवली चार्ज दे ट्रेवल टुवर्ड्स दी कैथोड. क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते थे तो आयन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो आपका कैथोड की तरफ मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं. ओके, सो अ पॉजिटिव आयन अप्रोचिंग अ मेटेलिक कैथोड. अब जब ये पॉजिटिव आयन जो होगा आपका मेटेलिक कैथोड की तरफ जब मूव करेगा, कैन कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड बाय गिविंग अप इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन इम्पैक्ट. अब इस कैथोड जो पॉजिटिव आयन होगा इसकी कुछ स्पीड होगी. इसकी स्पीड जो है वो जिस स्पीड से जाकर अब ये आपका कैथोड से टकराएगा, तो जब ये कैथोड से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो इम्पैक्ट कैथोड पे पड़ेगा उसकी वजह से आपको ये इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. और ये बहुत ज़्यादा मकदार में होंगे, मीन्स द नंबर ऑफ आयंस शुड बी large in number. So when they are going to have an impact on the cathode, means on the negative plate, on the negative plate, it should starts giving more electrons. Okay, but the total energy of the positive ion, जो टोटल एनर्जी होगी पॉजिटिव आयन जो आपका नेगेटिव मीन्स कैथोड से पे जाके इम्पैक्ट करेगा, तो नेमली द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द टोटल एनर्जी कंसिस्ट द, और इस जो आयन आयन होता है आपका, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है एंड द आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों होती हैं. ठीक है, ये आपकी जो होनी चाहिए इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. मतलब जितना हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में वहाँ से चाहिए उसकी दुगनी होनी चाहिए, तब जाके ये होगा. ठीक है, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ट्वाइस the work function of the metal, then one electron will be ejected and the second electron will neutralize the ion. Okay, so this is the process. तो इसकी वजह से आपका अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मीन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस इज मेजर्ड एज gamma I, which is called Townsend's secondary ionization coefficient due to positive ions
and it defined as द नेट यील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट पॉजिटिव आयन. कितने इलेक्ट्रॉन, ये कैसे डिफाइन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हर इंसिडेंट पे आपके जो है वो पॉजिटिव आयन के इंसिडेंट पे निकल रहे हैं. Gamma I increases with ion velocity. Okay, this depends upon what? Ion velocity, and depends on the kind of gas and electrode material. So these are the three parameters on which your gamma I depends upon. So gamma I increases with ion velocity, जितनी उसकी स्पीड होगी, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ गैस, इट डिफर्स gas to gas, and the electrode material used in that. Okay, so this is the first one, means ionization due to ionization collision की वजह से जो आपका secondary ionization होगा. So we have discussed in this slide that thing. Okay, so now we should go towards the photoionization. अब photoionization में क्या होता है? You have studied earlier, to cause an electron to escape from the metal. एक किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालने के लिए it should be given enough energy to overcome the surface potential barrier. ठीक है, हर मेटल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर होता है कि जितनी स्पीड से या जितनी एनर्जी के साथ में आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके टकराएगा तो वो आपके आयंस बनते हैं. ठीक है, तो टू कॉज एन इलेक्ट्रॉन टू escape, to cause an electron to escape from the metal, it should be given enough energy to overcome the surface potential barrier. The energy can also be supplied in the form of photon of ultraviolet light of suitable frequency. ठीक है, ये हमने लास्ट में टर्न पर डिस्कस किया था. ठीक है, तो फोटॉन्स जो है वो आपके कैथोड से जाके जब टकराएंगे तो वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस अकर्स एट अ क्रिटिकल कंडीशन. ये हमने बताया था E इज इक्वल्स टू प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक ने जो इक्वेशन इक्वल्स टू एच न्यू, H is the Planck's constant, then nu is the frequency. So this E equals to h nu. So this energy should be greater than phi, and phi is what? The work function of that metallic electrode. तो अगर आपकी ये एनर्जी phi से ज़्यादा होगी, then its electrons should start emitting. Okay, so from this equation we have concluded that the frequency nu is given by the relationship. यहाँ से आप निकालिए nu होगा तो this become phi upon h. Okay, so from here we have calculated is known as a threshold frequency. Okay, this nu means equals to phi upon h. This is the threshold frequency. इस frequency पर आपके electrons emit होना start होंगे. For clean nickel surface, with phi is equals to 4.5 electron volt, the threshold frequency will be that corresponding to the wavelength lambda equals to 2755 angstrom. Okay, so if the incident radiation has a greater frequency than the threshold frequency, then the excess energy goes partly as the kinetic energy of the emitted electron and partly to the heat the surface of the electrode. Okay, since phi is typically a few electron volts, the threshold frequency lies in the far ultraviolet region of the electromagnetic radiation spectrum. So this is about that. तो आपकी जब इसमें अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो आयन आपका डेवलप करेगा. वो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके डेवलप होंगे तो वो मॉलिक्यूल से जब टकराएंगे तो उससे आयंस प्रोड्यूस होंगे. वो आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो फिर से आपके जाके जब कैथोड पर टकराएंगे तो देन द सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट्स. सो दिस इज बाय फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस. तो ये दो आपके हो चुके हैं, मीन्स आयनाइजेशन कोलिजन की वजह से सेकेंडरी आयनाइजेशन जो होगा और फोटो आयनाइजेशन की वजह से जो आपका secondary ionization होगा. तो these are the two processes. Okay, so let's have a look at the third one. The third one is electron emission due to metastable and neutral atoms. On the last one you must remember that उसमें हमने बताया था कि आपका जो कोई भी एटम और मॉलिक्यूल होता है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, K L M N. ओके, तो उसमें जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं तो अगर आपका उसमें फोटोन आके टकराएगा तो फोटोन उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, उसकी वजह से वो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेज में आ जाएगा और वो उससे एक ऊपर वाले एनर्जी स्टेट पे आ जाता है और एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से वो एमिट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने ये बताया था कि वो एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है. तो ये आपका एक्साइटेड स्टेज में जब आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, तो ये जो एटम होता है ये आपका मेटास्टेबल एटम कहलाता है. ठीक है, कोई भी आपका एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, हमने वहाँ पर फोटो आयनाइजेशन से फोटोन वहाँ आके टकराया इलेक्ट्रॉन से
जब फोटोन वहाँ पर आकर आपका टकराया तो उसकी वजह से ऑन द लास्ट वन वी हैव डिस्कस दैट इट इंक्रीजेज वन ऑफ द स्टेजेस, तो वो अगली एनर्जी ऑर्बिट में आ जाएगा। जब उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी, काइनेटिक एनर्जी वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो जब वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेज में कहलाता है, ठीक है। तो दैट एटम इज इन एक्साइटेड स्टेज। तो अब ये एक्साइटेड स्टेज में जब तक आप करेगा, उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि वो ज़्यादा देर तक अपनी एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहता है, वो दोबारा वापस अपनी एनर्जी ऑर्बिट में आ जाता है, ठीक है। तो वी हैव टू कैच दैट स्टेज कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और जब उसमें फोटॉन्स जब और उसमें टकराएं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है उस एटम को, ठीक है, फ्री हो जाता है। तो हमने ये बताया था कि वो जो होता है आपका एक्साइटेड स्टेज में है। तो अब बहुत ही थोड़ी देर वो रहता है, ठीक है। तो अ मेटास्टेबल एटम और मॉलिक्यूल इज एन एक्साइटेड पार्टिकल हुज लाइफ टाइम इज वेरी लार्ज। उसका लाइफ टाइम आपका लार्ज होता है। लार्ज कितना होता है? 10⁻³ okay, 10⁻³ this is we are calling as large, okay, compared to the lifetime of an ordinary particle। ordinary particle का लाइफ टाइम कितना होता है? 10⁻⁸ ठीक है। तो हमें इसी टाइम पीरियड के अंदर आप उस एक्साइटेड पार्टिकल को अगर हम जाके जो है वो कैथोड से जो है वो मर्ज करा देंगे या वो इम्पैक्ट हो जाएगा तो वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो अब वो अगर लेकिन थोड़ी मूव करना पड़ा उसको, वो कैथोड से थोड़ा डिस्टेंस पर है, दूर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन अगर वो करीब है, वहाँ पर आपका मेटास्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पर करीब में है कैथोड के, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर वो वहाँ से जाके टकरा जाता है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इम्पैक्ट ऑफ एक्साइटेड एटम, ठीक है। एक्साइटेड एटम का जब इम्पैक्ट होगा तो इट विल गिव यू इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड दैट द टोटल एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। दिस इज द ऑब्वियस प्रोसेस कि उसको इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो हमें ज़रूरी चाहिए, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट easily observed with metastable atoms because the lifetime of other excited states is too short for them to reach the cathode and cause electron emission unless they originate very near to the कैथोड सरफेस। तो इनका लाइफ टाइम अगर ज़्यादा होगा तो ये वहाँ से मूव करेंगे, वहाँ तक पहुँच जाते हैं अगर, तो वो हो जाएगा। अदरवाइज जो ऑर्डिनरी पार्टिकल्स हैं आपके, वो अगर करीब में हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन हमें वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो वी नीड टू मर्ज देम और वी हैव एन इम्पैक्ट and the energy with which the it is going to have an impact on the cathode, this should be greater than the work function of that electron, okay, to eject that electron. So therefore the yields means the electron yields, जितने electrons को निकलेंगे, तो therefore the yields can also be large in nearly 100%, इतने भी हो सकते हैं, for the interaction of excited helium atom with a clean surface of molybdenum, nickel and magnesium. Neutral atoms in the ground state, जो आपके न्यूट्रल एटम होंगे इन द ग्राउंड स्टेट, ऑल्सो गिव्स राइज टू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन इफ न्यूट्रल एटम भी आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन देंगे। कब? इफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज हाई which is should be equals to 1000 electron volt. At low energies the yield is considerably low, less than that, okay. So these are the three things which should be covered जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस अकर करेगा, ठीक है। पहला तो आपका जो होगा वो आयनाइजेशन बाय कोलिजन, सेकंड इज योर फोटो आयनाइजेशन, एंड थर्ड इज योर ड्यू टू द मेटास्टेबल एटम और न्यूट्रल एटम भी उसमें, बट वी हैव इफ द मेटास्टेबल एटम है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस की पर भी कर सकता है, और न्यूट्रल एटम अगर उसमें है तो न्यूट्रल एटम की वजह से दैट एटम शुड हैव टू बी वेरी नियर टू द कैथोड, देन योर इलेक्ट्रॉन शुड बी ejected from the cathode, okay. So these are the process needed for the secondary ionization process, okay. So thank you, thanks a lot.